मैं राकेश यादव आपके समक्ष हिंदी भाषा से संबंधित संदर्भ पुस्तक या ग्रंथ का विवरण लेकर उपस्थित हूँ। वैसे मेरी प्रारंभिक के बाद जो उत्तरोत्तर पढ़ाई हुई है वह हिंदी भाषा से ही संपन्न है। मैंने पीजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU हिंदी से ही किया। कह सकते हैं कि मेरा पूरा जीवन लगभग हिंदी में ही आपका बीता हुआ है। वैसे आजकल के वनडे एग्जाम के अलावा जो आपके स्पेसिफिक एग्जाम है, जैसे आपका UGC नेट जिसको NTA कंडक्ट कराता है इस समय, या TGT, PGT, LT ग्रेड के एग्जाम, या आपके वनडे एग्जाम में जैसे आपका लेखपाल, कानूनगो, पुलिस, डिफेंस, SST, टेट इत्यादि एग्जामिनेशनों में आपके हिंदी भाषा से बहुतायत मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैसे हिंदी हमारी राजभाषा के तौर पे है। अनुच्छेद 343 जब आप भाग 17 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 343 के 1 में स्पष्ट आपका लिखा हुआ है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी और अंकों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय रोमन अंक होगा। एक बड़ी विडंबना है। अभी जनगणना 2011 में हमारे जो आंकड़े आए हैं 1 अरब 21 करोड़ के, लगभग उसके अनुसार 82 करोड़ लोग हिंदी का भली भांति प्रयोग करते हैं। 10 राज्यों ने हिंदी को मानक भाषा के तौर पे अपने यहाँ स्वीकृति दी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। और तो और हिंदी नहीं, कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं, तो हिंदी केवल राजभाषा के तौर पे है। लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में हिंदी का इसको बढ़ता चला जा रहा है। एग्जाम की दृष्टि से भी हिंदी अति महत्वपूर्ण है। वैसे अगर हिंदी भाषा के संदर्भ पुस्तकों की बात करें तो मैंने 2 कॉलम बनाया हुआ है। पहला कॉलम उन विद्यार्थियों के लिए जो वनडे एग्जाम या टेट की तैयारी करते हैं, और दूसरा कॉलम उन विद्यार्थियों के लिए जो UGC नेट, TGT, PGT, LT ग्रेड की तैयारी करते हैं। दोनों के लिए अलग अलग आपके रेफरेंस बुक है। मैं इस रेफरेंस बुक के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप पढ़ाई करें। जब अगला वीडियो आएगा तो अगले वीडियो में मैं आपको पाठ्यक्रम की भी चर्चा कर दूंगा कि कहाँ से और कितनी मात्रा में आपके प्रश्न पूछते हैं। वनडे एग्जाम के प्रश्न कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके जो हायर एग्जाम है जैसे UGC नेट, TGT, PGT, LT ग्रेड, उसके प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस की पर चर्चा करें। और जो मन में भ्रांति आप पाल कर बैठे हुए हैं कि किसी का नोट्स बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा वगैरह वगैरह, तो ऐसी भ्रांति ना पालें। बगैर टेक्स्ट बुक पढ़े ठीक आपके समस्या का निवारण नहीं हो सकता है। तो टेक्स्ट बुक की पर चर्चा कर लें। मैंने 2 कॉलम बनाया हुआ है। पहले कॉलम में फॉर वनडे एग्जाम संदर्भ पुस्तक लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में UGC नेट और TGT, PGT, LT ग्रेड के लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वनडे एग्जाम की पर चर्चा करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वैसे यहाँ तक आपने देखा होगा कि CSET का मतलब IAS लेवल का जो आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम है एक पेपर, या PCS की मैं एग्जाम बात कर रहा हूँ, सभी एग्जामों में हिंदी के प्रश्न बहुतायत मात्रा में आपके आ रहे हैं। और छात्रों की एक बड़ी समस्या है कि कैसे उन चीज़ों को हम पढ़ें। तो कुछ आपके सामने 4 पुस्तक का रेफरेंस दिया गया है। पहली पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग। यह पुस्तक आपके हरदेव बहारी जी की पुस्तक है। इस पुस्तक की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो आपका ओकाबुलेरी पोर्शन है, ओकाबुलेरी का मतलब जैसे आपका पर्यायवाची, विलोमार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक, यह आपका पोर्शन बढ़िया तरीके से दिया गया है। और तो और इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण मतलब विकारी और विकारी शब्दों को बढ़िया थे। शब्द की रचना एवं शब्द के विश्लेषण की दृष्टि से हरदेव बहारी की पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक वैसे कई प्रकाशनों में आपकी बटी हुई है। खासकर एक प्रकाशन इसके लिए है अभिव्यक्ति प्रकाशन। वैसे अगर आप जाएंगे दुकान पे केवल ये कहेंगे कि हरदेव बहारी की व्याकरण की पुस्तक दे दीजिए तो आपको पुस्तक दे देगा। हाँ, साहित्य इसमें संक्षिप्त मात्रा में होगा, लेकिन व्याकरण के लिए वनडे एग्जाम मतलब व्याकरण की संख्या उसमें अधिक आएगी। तो यह पहली पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक पर हम चलते हैं जिसका नाम है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी बहुचर्चित पुस्तक है, पुराने लोग पढ़ते भी हैं। नालंदा प्रकाशन से यह पुस्तक आती है। और सामान्य हिंदी के जो आपके लेखक हैं उनका नाम है आपका
पीएन पांडे। पीएन पांडे का मतलब पृथ्वीनाथ पांडे, अक्सर कहीं कहीं पीएन पांडे भी कहे जाते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे हैं। सामान्य हिंदी का नाम है, नालंदा प्रकाशन। यह भी बहुचर्चित पुस्तक है। इसका भी जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन है वो मजबूत है। आगे वाले आते हैं तो हिंदी व्याकरण, यह तीसरी पुस्तक है, थोड़ी परंपरागत पुस्तक है। हाँ, पहले को लोग ज्यादा पढ़ते थे, आज के जो युवा छात्र हैं इससे ज्यादा रूबरू नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इनका अध्ययन किया है। वैसे हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है वह केपी गुरु की पुस्तक है। व्याकरण की पुस्तक का ही नाम है केपी गुरु। केपी गुरु एक ऐसे व्याकरणाचार्य हैं जिन्होंने क्लिष्ट शब्दों के द्वारा हिंदी व्याकरण जैसे ग्रंथ की रचना की है। केपी गुरु को आप कामता प्रसाद गुरु के नाम से भी जान सकते हैं। चौथी पुस्तक जो आपके सामने द्रष्टव्य है, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचनाएं। और आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचनाएं वर्तमान परिदृश्य में एक मानक पुस्तक मानी जाती है। यह पुस्तक वासुदेवनंदन प्रसाद की है। मैं यहाँ पे नाम उनका अंकित कर दे रहा हूँ, वासुदेवनंदन प्रसाद का। तो जो आपके वासुदेवनंदन प्रसाद जी हैं, उनकी इस पुस्तक में एक अलग तरीके से, नवीन तरीके से व्याकरण को बताया गया है और कुछ रचनाएं दी गई हैं। तो 4 पुस्तक का नाम है वनडे एग्जाम के लिए विशेषता, हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग हरदेव बहारी की, सामान्य हिंदी पृथ्वीनाथ पांडे का, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु का, आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचनाएं वासुदेवनंदन प्रसाद का। वैसे अन्य पुस्तक भी आती है बाजारों में, जैसे लुसेंट पुस्तक हो गई, या शिल्पी का हो गया, या मुकेश प्रकाशन की पुस्तक, आदित्य प्रकाशन, कई प्रकाशन है। जो चाहे उसको चूज करिए, लेकिन हाँ एक क्रमबद्ध एक सीक्वेंस से पढ़िए। अभी नहीं कि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण में वर्णमाला या शब्द से प्रारंभ कर दें। सबसे पहले आपको व्याकरण पढ़ रहे हैं तो भाषा का इतिहास पढ़िए। भाषा का जब इतिहास आपको पता चल जाएगा तो हिंदी भाषा का इतिहास पढ़िए। उसके बाद हिंदी भाषा के इतिहास के बाद लिपि पढ़िए, फिर भाषा के अंग पढ़िए। भाषा के अंग में सबसे पहले आप ध्वनि विज्ञान को पढ़िए, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत वर्णमाला को पढ़िए। तो एक सीक्वेंस अपनाइए, एक पुस्तक उठाइए और पूरा क्रमबद्ध। अब ये नहीं है कि जोश में आ गए, सोचे कि नहीं हमें लेखपाल का एग्जाम क्वालिफाई करना है और 4 पुस्तक खरीद लिए, पढ़ना कुछ भी नहीं। तो एक पुस्तक खरीदिए और क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए, इसमें से कोई एक। वैसे जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँ तो हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग हरदेव बहारी की पुस्तक, सामान्य हिंदी पृथ्वीनाथ पांडे की पुस्तक, आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचनाएं वासुदेवनंदन प्रसाद की पुस्तक में से कोई एक ले लीजिएगा, कोई एक। पूरी पुस्तक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को बार बार हल करते रहे। विभिन्न वर्षों के जो वनडे एग्जाम हुए उनके प्रश्नों को भी देखिए। अब आगे वाले टॉपिक में चलते हैं, जो आपका यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीटी हायर लेवल के एग्जाम के लिए। तो कुछ पुस्तकें आपका लिखा हुआ है, इनको थोड़ा डीप पढ़ना होगा, वस्तुनिष्ठ तो पढ़ना नहीं होगा। उन पुस्तक में सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लेना होगा। वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास तो 1000 लेखकों ने लिखा है। गाफा दातासी से परंपरा प्रारंभ होती है। और मैं वो बात भूल नहीं सकता हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक हमारे अध्यापक हुआ करते थे, नीरज खरे, वो मध्य प्रदेश के थे। जब गाफा दातासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा है, उसका नाम बताते थे तो कहते थे एक बड़ा सा नाम है, शायद मुझे याद नहीं है, बहुत दिन बाद याद कर पाया हूँ, लेकिन नाम को बड़े साफ गोई के साथ बोल जाते थे। और उस पुस्तक का नाम था द इस्तवार ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी। एक बड़ी विडंबना है, हिंदी हमारी भाषा, हमारे घर में जन्मी, हमारे घर में पली बढ़ी, और इतिहास किसी विदेशी ने लिख दिया। बात ठीक उसी प्रकार से लड़का हमारे घर में जन्मे और नामकरण पड़ोसी करे। तो गाफा दातासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा, उसको हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रियर्सन का हमें इतिहास नहीं पढ़ना है, लक्ष्मी सागर वाफड़े को नहीं पढ़ना है, हमें शिव सिंह सेंगर को नहीं पढ़ना है, तजकिरा सुराई के जो लेखक है करीमुद्दीन मौलवी जी, उनको नहीं पढ़ना है। केवल और केवल हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से आई थी, उसी पुस्तक को पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ी समस्या, लोग कहते हैं कि हम लोग सर कौन सा प्रकाशन पढ़े, नागरिक प्रचारणी सभा का प्रकाशन पढ़े, अभिव्यक्ति प्रकाशन पढ़े, अशोक प्रकाशन पढ़े, कोई एक प्रकाशन उठा लीजिए और पूरा संस्करण बढ़िया तरीके से पढ़ जाइए। यह 1929 में आई थी, तब नाम इसका दूसरा हुआ करता था, हिंदी साहित्य का विकास, लेकिन अब इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों में से एक है। यह
ऐसा इतिहास ग्रंथ है कि बगैर पढ़े यूजीसी नेट आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यह भी एक मानक के तौर पे है। 30 से 40% प्रश्न इसी से आते हैं। तो पुस्तक को बिना लाग लपेट के पढ़ जाइए, नोट्स करिए, भूल भी जाएंगे। भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, एक प्रकार का व्यंग है। ये तो पहली पुस्तक थी। उसके बाद आगे आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में एक और आपका इतिहास की पुस्तक है। यह मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है। भली बात ही मुझको याद है 2016 की बात है, जब मैं फाइनल ईयर से मैं गया हुआ था, 3rd सेम में था। तो मैंने यूजीसी नेट का फॉर्म डाला हुआ था। तब सीबीएसई कंडक्ट कराता था, आजकल एनटीए कंडक्ट कराता है। तब मैंने हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 295 पृष्ठ पूरा हूबहू पढ़ा हुआ था। आज तक उसकी शैली, उसकी छाप पूरी पड़ी हुई है। एक एक मिनट उनको पढ़ना भूला नहीं। तो हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास के जो लेखक हैं वह हैं आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी की जो यह पुस्तक है महत्वपूर्ण पुस्तक है। वैसे इनकी एक और पुस्तक चर्चा के रूप में है गद्य साहित्य का इतिहास, उसको भी पढ़ सकते हैं। भारी भरकम पुस्तक है, अगर समय है तो पढ़िएगा। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास केवल 295 पृष्ठ का है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल अगर पुस्तक नागरिक प्रचारित सभा का लेते हैं तो लगभग 500 पृष्ठ पड़ेगा ये पुस्तक। दोनों पुस्तक महत्वपूर्ण है, अगर यूजीसी नेट निकालना है तो जरूर पढ़ना होगा। उसके अतिरिक्त आजकल बाजारों में एक ट्रेंड चला है कि कम समय में आसानी के साथ लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सही भी है, कम समय हो तो वही ढर्रा सही है। तो उसके लिए एक वन लाइनर किताब है, वस्तुनिष्ठ किताब, भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसके जो लेखक हैं सरस्वती एवं गोविंद पांडे। सरस्वती और गोविंद पांडे या पति पत्नी दोनों लोग हैं, गोविंद जी और सरस्वती जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे हैं। यह किताब बहुचर्चित है। इसमें भाषा विज्ञान भी मिल जाएगा, काव्यशास्त्र भी मिल जाएगा, हिंदी भाषा का इतिहास भी मिल जाएगा। ठीक, इसमें सब कुछ मिल सकता है। लेकिन वन लाइनर, जब तक आप डीप नहीं पढ़ेंगे भूल भी सकते हैं। लेकिन ये किताब चर्चा के रूप में है और लोग कहते हैं कि इसे पढ़ लिया तो एग्जाम निकल जाएगा। भाई मैं भी पढ़ा हूँ, मैं कहाँ झूठ बोल सकता हूँ। डीप पढ़ने के बाद भी मन में कुछ शंकाएं रहती है कि प्रश्न हो सकता है ना है। तो भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती एवं गोविंद पांडे अति महत्वपूर्ण है। उसके अलावा पुनीत राय की भी वन लाइनर किताब चलती है। बचे आपके दो क्वेश्चन, भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र। भाषा विज्ञान आपके जो हायर लेवल के एग्जाम है उसमें उसके प्रश्न आते हैं। तो भाषा विज्ञान के लिए किसी एक आप लेखक को चूज कर सकते हैं। देवेंद्र शर्मा को ले लीजिए, कपिल देव द्विवेदी को ले लीजिए, भोलानाथ तिवारी को ले लीजिए। लेकिन मेरी मानिए, जहां तक मेरी बात है, तो मैंने देवेंद्र शर्मा को पढ़ा था। वैसे पाठ्यक्रम में भी हमारा भाषा विज्ञान था तो देवेंद्र शर्मा को मैंने हूबहू पढ़ लिया। कपिल देव द्विवेदी थोड़े से क्लिष्ट है, संस्कृत लिखते हैं, लेकिन हाँ वह एक मान्यता प्राप्त भाषा वैज्ञानिक हैं। भाषा भले ही उनकी क्लिष्ट हो लेकिन सारगर भी ढंग से लिखते हैं। तो मैंने देवेंद्र शर्मा को पढ़ा था। तो भाषा विज्ञान देवेंद्र शर्मा का आप पढ़ सकते हैं। काव्यशास्त्र के लिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र आता है और भारतीय काव्यशास्त्र आता है। दो अलग अलग आपके क्वेश्चन होते हैं। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए आप निर्मला जैन को पढ़ सकते हैं और भारतीय काव्यशास्त्र के लिए भगीरथ मिश्र को पढ़िए, या भगीरथ मिश्र आपको पसंद ना आए तो अन्य कोई भारतीय लेखक को पढ़ सकते हैं। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में दो काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र जो है उसमें 6 संप्रदाय आपके मूल हैं। रस संप्रदाय, रस संप्रदाय, उसके अतिरिक्त अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। ठीक, तो 6 संप्रदाय के लिए आप भारतीय काव्यशास्त्र आपको पढ़ना होगा। आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जो परंपरा है, सुकरात, प्लेटो, लॉन्जाइनस से ऐसे प्रारंभ होती हुई मैथ्यू आर्नल्ड, इलियड, विलियम वर्ड्सवर्थ तक जाती है। तो काव्यशास्त्र के लिए आप निर्मला जैन और भगीरथ मिश्र को पढ़ सकते हैं। तो ये एक संक्षिप्त का आपका रेफरेंस बुक था। लेकिन एक बार पुनः सुन लीजिए, बगैर रामचंद्र शुक्ल को पढ़े हुए अगर हम सोचते हैं कि प्रश्न को एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए तो ये बड़ा मुश्किल होगा। कर भी जाएंगे तो आपको फिर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि आगे एग्जाम हम निकालें। तो यह पढ़ना अनिवार्य है, जरूर पढ़िएगा इन चीजों का। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आसानी के साथ जो मैं लिखा हूँ एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और भी कई प्रकार की आपकी समस्याएं होंगी पाठ्यक्रम की, आपको सुलझा दिया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि यह एग्जाम के लिए कौन सी तैयारी करूं, मैं आपको बताने के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। We'll be right back.